Good evening, everybody. Am I audible? Kindly say yes or no in the comment section. Then I will start my session. Am I perfectly audible, everybody? All right. So how are you guys? Exams वगैरह कैसे जा रहे हैं? Your half yearlies. How are you managing everything? मजा आ रहा है? Are you enjoying the process? See, ऐसे ही होता है. This is the sign of maturity that over the period of time you realize this thing कि हमेशा एक जैसा टाइम टेबल नहीं होता, राइट? जैसा हमारा अभी क्लास 8, 9 तक जो टाइम टेबल था, ऑब्वियसली एज वी ग्रो वो टाइम टेबल में चेंज आएगा। तो यही आपको थोड़ा वो करना है, समझना है दैट एवरीथिंग विल नॉट बी सेम एंड दिस इज समथिंग यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। यू नो द पेन यू आर टेकिंग कि ठीक है वी आर मैनेजिंग द क्लासेस, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस विल गिव यू दैट फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। So I request you, don't get panic with the thing. Oh, sir, we are managing our schools also. We are managing the half yearlies also, and now we are like, taking these classes. This is for your betterment only, right? चलो start करते हैं without any delay. So quickly see the current affairs. So the first and foremost is the recent उदयपुर। वो अभी recently जो एक सिटी उदयपुर है राजस्थान का, उसे रामसर वेटलैंड सिटी रिक्रिएशन का एक तरीके से अवार्ड मिल गया है। व्हाट इज दिस, ये मैं आपको बताता हूँ। तो उदयपुर इज ऑल्सो फेमसली कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक, और इसे अब रामसर वेटलैंड का एक तरीके से यू नो रिकॉग्नाइजेशन मिला है। सो व्हाट इज दिस रामसर रिकॉग्नाइजेशन? तो उदयपुर के बारे में याद रखना, दिस इज अ सिटी ऑफ राजस्थान, राइट? और ये वेटलैंड सिटी डिक्लेयर हुई है। अब वेटलैंड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर पेरिनियल 6 मीटर वाटर रहता ही है। अब हो सकता है वो यार आर्टिफिशियल फॉर्म में हो, जैसे आर्टिफिशियल रिजर्वर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, और कुछ नेचुरल भी होते हैं। अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में वी हैव टोटल 91 वेटलैंड्स। हाउ मेनी? दे आर टोटल 91 वेटलैंड्स। बट इफ आई टॉक अबाउट वेटलैंड सिटी, अगर मैं वेटलैंड सिटी की बात करता हूं तो उदयपुर अभी डिक्लेयर हुई है। तो उदयपुर इज अ वेटलैंड सिटी, लेकिन ओवरऑल वी हैव 91 वेटलैंड। ठीक है। 2 फरवरी 1971 में कन्वेंशन हुई थी जिसे हम बोलते हैं रामसार कन्वेंशन, राइट? रामसार कन्वेंशन। रामसार इज बेसिकली अ लेक इन ईरान। तो ईरान में हुई थी, तो रामसार एक लेक भी है वहां पर। उसके बाद से वेटलैंड के ऊपर थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह स्टार्ट हुआ, बिकॉज वेटलैंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, आजकल फ्लड मैनेजमेंट का भी काम करते हैं वेटलैंड। ठीक है। तो वाटर साइकिल आपने बचपन में पढ़ा था, उसे भी प्रमोट करते हैं, टूरिज्म भी बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज होती है, राइट? तो वेटलैंड आप देखोगे तो मल्टीपल यूजेस आपको वेटलैंड का देखने को मिलेगा, राइट? अगर मैं बात करूं वेटलैंड डे कब बनाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो 2 फरवरी को हम हर साल वेटलैंड डे बनाते हैं। अगर मैं 2025 के वेटलैंड डे की बात करूं तो उसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन। दिस वाज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वेटलैंड। मैंने आपको बता दिया इंडिया में अभी 91 वेटलैंड डिक्लेयर है। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड बताओ, है ना? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन, लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, एनीबडी? Sir, this is my first GK class. Can you please guide me how to study GK, make notes? Sure. See, all those who are having their first class, what I will suggest you, जो ये क्लासेस चल रही है आप क्लासेस की नोट मेकिंग करते रहा कर, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू शुड स्टिक टू दीज क्लासेस। जो आपके
फ्राइडे की क्लासेस होती है, इसमें मैं ट्राई करता हूँ दैट आपको मैं पूरा एक वीक कंपाइल करूँ। ठीक है, तो यू हैव टू कंपाइल दिस इन दिस क्लासेस। आई विल टेक केयर ऑफ द करंट अफेयर एंड द बेसिक अवेयरनेस पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर यूज्ड टू बी द ऑफलाइन क्लासेस आल्सो, राइट? सो ऑफलाइन क्लासेस में आप स्टैटिक टॉपिक आप पढ़ते हो, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब आपका वहाँ कवर होता रहेगा, राइट? तो ओवर द पीरियड अभी इनिशियली, क्योंकि जो भी बच्चा इनिशियली आता है उसे समझ नहीं आता जीके में कैसे करना है, आई विल सजेस्ट यू जस्ट कीप योर प्रिपरेशन अप टू द क्लास लेवल। वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। तो और कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप पहली वाली क्लास रिवाइज करके आओ, बिकॉज आप अगर रिविजन नहीं करोगे तो बातें भूलते रहो, राइट? तो ये ध्यान रखना है आपको। फ्राइडे क्लास फॉर करंट अफेयर, ऑफलाइन क्लासेस फॉर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर एंड स्टैटिक कवर करके आपको ओवरऑल प्रोसेस होता रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है दैट नोट मेकिंग में आप क्लास की नोट मेकिंग करते रहो, राइट? जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ना है। यस यस, द पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब कनेक्टेड हो, टेलीग्राम ग्रुप से आप ये पीडीएफ ले लेना। जो अभी लास्ट क्लास की पीडीएफ रह गई है वो भी सारी मैं एक साथ शेयर कर दूंगा, नॉट वरी अबाउट। ऑलराइट, so you can take the PDF. Yes, very good. श्री का बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लार्जेस्ट वेटलैंड इंडिया का कौन सा है, लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है इंडिया का, देन इट इज सुंदरबन। सुंदरबन, सुंदरबन लार्जेस्ट वेटलैंड है। और अगर मैं स्मॉलेस्ट वेटलैंड की बात करूँ, देन स्मॉलेस्ट इज रेणुका लेक। रेणुका लेक, इट इज इन हिमाचल प्रदेश, राइट? हिमाचल प्रदेश। So this point you have to remember. If I ask you which, yes, recording will be there. You just ask your, advisor, education advisor. They will guide you about the recording part. अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम स्टेट, मैक्सिमम वेटलैंड कौन से स्टेट में है, which state? Then it is तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको मैक्सिमम वेटलैंड, राइट? तो मैंने वेटलैंड की पूरी कहानी आपको बता दी। वेटलैंड सिटी हो गई उदयपुर। इंडिया में टोटल 91 वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? रामसार कन्वेंशन हुई थी भाई, है ना? लार्जेस्ट वेटलैंड इंडिया का सुंदरबन है, स्मॉलेस्ट रेणुका लेक है। इंडिया का कौन सा स्टेट है यहाँ पे हाईएस्ट वेटलैंड है? दैट इज तमिलनाडु, राइट? आई होप all these points are fine. If all these points are fine, you don't have any doubt in these points, then kindly write yes sir in the comment section so that I can move forward. Right? Very good. हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको इन शॉर्ट समराइज कर देता हूँ। इंडिया की एक सिटी है उदयपुर सिटी, जिसे वेटलैंड सिटी का एक तरीके से टैग मिल गया है, राइट? वेटलैंड डे क्या मनाते हैं हम? 2 फरवरी को मनाते हैं, बिकॉज 2 फरवरी को 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी। वेटलैंड हम किसी भी ऐसे एरिया को बोल सकते हैं जहाँ पर पेरिनियल 6 मीटर तक वाटर रहता है। वो आर्टिफिशियल हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, जैसे आप लेक देखते हो, पॉन्ड्स देखते हो, आर्टिफिशियल रिजर्वर्स देखते हो, है ना? तो बेसिकली वेटलैंड, अब वेटलैंड का क्या है? वेटलैंड का यार एनवायरमेंट में भी यूज होता है, फ्लड मैनेजमेंट में भी यूज है। तो वेटलैंड प्रोटेक्शन की काफी बातें की जाती हैं, तो इसीलिए हम डेडिकेटेड वेटलैंड्स डिक्लेयर करते हैं। तो इंडिया में जैसे मैंने बोला 91 वेटलैंड है, जिसमें सुंदरबन लार्जेस्ट, रेणुका झील स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम स्टेट तमिलनाडु जहाँ पे वेटलैंड, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज फाइन, ठीक है। अब आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे देखते हैं बेटा, व्हाट इज दी नेक्स्ट करंट अफेयर? नेक्स्ट करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू अटल इनोवेशन, राइट? आपको पता है इंडिया में वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हुआ क्या था 2016 में? नीति आयोग, हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज नीति आयोग? देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था अटल इनोवेशन मिशन। आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा,
जैसे काफी जगह अटल इनोवेशन लैब्स बनाई गई हैं, एम अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया है ना। तो अटल इनोवेशन मिशन अंडर दी बॉडी ऑफ नीति आयोग इसे रन करता है। और अभी क्या हुआ है, फर्स्ट इंटरनेशनल इनोवेशन सेंटर बनाया है। तो जैसे नाम है अटल इनोवेशन मिशन, तो बेसिकली इनोवेशन को प्रमोट करना है, राइट। तो उसके लिए हम ग्लोबल लेवल पर भी अब जा रहे हैं। तो अभी इंडिया ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल इनोवेशन सेंटर ओपन किया है। कहाँ पर ओपन किया है, तो आईआईटी दिल्ली का जो फॉरेन कैंपस बना है दुबई में, राइट, वहां पर हमने अटल इनोवेशन ग्लोबल सेंटर बनाया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। So basically, this initiative is to design educational partnership, foster innovation, promote intelligence between the academic excellence between the two countries। तो इंडिया और यूएई ने मिलके आपका एम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ाया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछता है किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, राइट, अटल इनोवेशन मिशन, तो मैंने आपको बता दिया 2016 में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे सर अटल इनोवेशन मिशन किस बॉडी के अंदर आता है, देन यू हैव अ बॉडी कॉल्ड एज नीति आयोग। अगर आपसे कोई पूछता है सर नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, राइट, तो नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, राइट। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग से पहले एक बॉडी हुआ करती थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, राइट, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हुआ और एक बॉडी बनी, राइट। तो यहाँ तक की बात किसी को डाउट है, प्लीज आस्क योर डाउट। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, देन जस्ट से यस सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अटल इनोवेशन मिशन याद रखना। चलो मैं यहाँ पे आपको एक दो इंसाइट और दे। अभी आपको यहाँ इस क्वेश्चन से ये तो पता चल गया होगा कि सर आईआईटी दिल्ली का जो फॉरेन कैंपस है, सर रामसर कन्वेंशन क्या था? बेटा रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन था जिसमें ये डिसाइड किया गया था ग्लोबल लेवल पर इस तरह के जो वेटलैंड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, है ना। अब नाम रामसार ही क्यों था? बिकॉज ये ईरान में हुआ था, ईरान में एक लेक का नाम रामसार है। तो क्योंकि वहां पे हुआ था तो वी गिवन द नेम, ग्लोबल लेवल पे वी हैव गिवन द नेम रामसार, राइट। तो दिस इज द, जैसे जनरली क्या होता है जितनी भी आप इस तरह की कन्वेंशन देखोगे तो वो किसी प्लेस पे के बिहाफ पे होती हैं। जैसे आपने नो सुना होगा, जैसे अभी जी ये एससीओ समिट हुई है ना। तो एससीओ समिट जनरली जहाँ पे होती है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर्टिकुलर जगह से हम डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे इंडिया ने जब G20 समिट करी थी, तो जो G20 समिट में जो बातें डिक्लेयर हुई थी, तो हमने उसे बोल दिया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, है ना। तो ग्लोबल लेवल पर जब भी कोई इस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है तो उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड उस पर हाईलाइट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने रियो समिट सुना होगा, 1992 में एक समिट हुई थी, रियो समिट, जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। अब क्योंकि वो रियो डी जेनेरियो में हुई थी तो हम उसे रियो समिट देते हैं। तो बेसिकली प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंट, यस, वो जस्ट बिल्कुल अर्थ समिट। तो जनरली क्या होता है, ऐसे जो जिस पर्टिकुलर प्लेस से शुरुआत होती है तो हम उसे नाम दे देते हैं। बट आइडिया क्या है, आइडिया वही है, वेटलैंड प्रोटेक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से बताओ, इज इट फाइन और नॉट? तो इस तरह की कन्वेंशन, आप इसमें ध्यान रखें जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें होती है ना, वो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। रामसर इज वन ऑफ द थिंग जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड है। और अभी आपने देखा भी होगा किस तरह से फ्लड्स वगैरह आई हैं, है ना। तो फ्लड्स, मुंबई फ्लड्स आपने देखी होगी, तो पता है कहीं ना कहीं इसमें बिकॉज ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग और उसमें वेटलैंड कन्वेंशन ना करने की वजह से। क्योंकि जनरली पहले के टाइम पे क्या होता था, वी यूज्ड टू हैव अ नेचुरल काइंड ऑफ अ पॉन्ड, समथिंग लाइक दैट, जो एक्स्ट्रा वाटर को वो रोक लेता था। पर अब ओवर ड्यू टू अर्बनाइजेशन वो खत्म होता जा रहा है। तो वेटलैंड
एनवायरमेंट के लिए तो जरूरी भी है, प्लस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी जरूरी, राइट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यहाँ तक क्लियर है बेटा? एवरीबडी जस्ट टाइप यस सर, नो सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव टू नेक्स्ट यू नो व्हाट यू कॉल्ड। ऑलराइट, वेरी गुड, ऑल क्लियर, दैट्स नाइस। चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर में चलते हैं आगे। माय वॉइस इज फाइन एवरीबडी, जस्ट से टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द वॉइस इज फाइन। चलो आगे आते हैं बेटा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो वायु स्टैंड्स बेसिकली मींस एयर, तो ये एयर क्वालिटी एक तरीके से इंडेक्स है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो अभी रिसेंटली 2025 का एयर एयर सर्वे हुआ है ना। तो बेसिकली इसमें एयर पोल्यूशन को हम चेक करते हैं, राइट? एयर पोल्यूशन इसमें चेक होते हैं। हमारे इंडिया में हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो वी हैव लॉन्च दिस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन 2019। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हम देखते हैं दैट व्हाट आर द इनिशिएटिव्स इंडियन सिटीज आर टेकिंग टू कर्ब एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन आपको पता है इज वन ऑफ द यू नो लीडिंग पोल्यूशन इन द कंट्री, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट यू विल सरप्राइज टू नो दैट दिल्ली में दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कैपिटल अक्रॉस द ग्लोब, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे। तो अभी हमने स्टेट वाइज, सिटी वाइज उसको चेक करना स्टार्ट करा कि भाई जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से स्टेट्स काम करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंदौर जो है वो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बना है, राइट? तो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी बना है इंदौर। तो अगर आपसे कोई पूछता है एयर पोल्यूशन में व्हाट इज इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, तो इंदौर। सरप्राइजिंग मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई पूछे क्लीन सिटी, वो भी इंदौर है। तो एक जैसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होता है, एक ऐसी स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, राइट? वो चेक करता है बेसिकली क्लीन इंडिया प्रोग्राम में, जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, क्लीन इंडिया प्रोग्राम है, उसे चेक करता है। तो उस पे भी इंदौर ही नंबर वन था, क्लीन एयर में भी, वायु में भी इंदौर ही नंबर वन है। इंदौर कहाँ पर है आपको पता है? इट इज अ सिटी इन मध्य प्रदेश, राइट? सो इट इज अ मध्य प्रदेश सिटी, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, और स्टेटस देख लेते हैं, और यू नो इंदौर के अलावा और कौन कौन सी सिटीज हैं जो कि ऊपर नीचे रही हैं, या जिनका मतलब टॉप 1 2 3 तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो नंबर वन एज यू नो इट इज इंदौर, राइट? तो इंदौर। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर इज एट नंबर 2। एंड थर्ड जो शेयर किया है वो करा है आगरा ने, दिस इज नाइस, आगरा। एंड जनरली आपके एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड पूछ लेते हैं, तो फर्स्ट आपको याद रखना है, दैट इज इंदौर। कोई एग्जाम में क्वेश्चन है 2025 में भाई क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है इंडिया का, एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा किसने कर्व किया है, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, यू नो इंदौर। ठीक है। अगर क्वेश्चन है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया था इंडिया ने, तो देन इट इज 20, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। जल्दी से कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखना अक्टूबर नवंबर, नवंबर आने दो आप, जब दिवाली के बाद यू विल सी दैट जो डस्ट पार्टिकल का एक एनवेलप क्रिएट हो जाता है, फॉग, स्मॉग आप देखने को मिलता है आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं, राइट? तो स्वच्छ सर्वेक्षण याद रखना है, 2025 का डेटा। इज इट फाइन? जस्ट से यस और नो।
हाँ, जबलपुर बेटा सेकंड नंबर पे है, आगरा और सूरत थर्ड नंबर पे। ओके रिया। कूल। इज इट फाइन, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? एवरीबडी, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में अपॉइंटमेंट हुई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट? तो याद रखना है आपको, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं सीपी राधाकृष्ण, राइट, एज अ 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15th वीपी ये सेलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए, राइट? अगर मैं आपसे पूछता हूँ इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट? राइट। तो इन्हीं के नाम पर हम 5 सितंबर को जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हम इन्हीं के नाम पर करते हैं, एस राधा कृष्णन के नाम पर। फर्स्ट, यू नो, सितंबर, 5 सितंबर। और जो अभी 15 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ दैट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हमने कहाँ से इंकलकेट की है, तो जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपको जो देखने को मिलती है इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलती है फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी, राइट? दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, अपॉइंट कौन करता है, तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है, उसको जो ओथ सेरेमनी होती है, वो दोनों की दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं। तो आपने वीडियो देखा होगा अभी, जो सीपी राधाकृष्णा जी जो ओथ ले रहे थे, तो उसमें आपने नोटिस करा होगा उन्हें ओथ कौन दिला रही थी? इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट? तो ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाता है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से ली है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? अगेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म कितना होता है? टिल हाउ मच टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस? अगर मैं टर्म की बात करूं तो वो होता है 5 years, राइट? 5 years इज द टर्म। इज इट फाइन और नॉट? सारी बातें क्लियर है कि नहीं? बेटा दोनों याद, बात सेम है ना? सर्वपल्ली याद रख लो, एस राधा कृष्णा याद रख लो, वो एग्जाम में इतना पता होगा तो आप टिक कर दो, है ना? टीचर्स डे मनाते हैं हम हर साल उनके नाम पे, है ना? आपको वहां पे ऑप्शन आएगा, जितना भी आपको पता है यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है? मैं तो बोलूंगा पूरा ही नाम याद करना चाहिए, बट अगेन एग्जाम में हमें याद आ जाता है। क्लियर? इज इट फाइन? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, सारे करंट वाइस प्रेसिडेंट आपको पता चल गया, पोस्ट कहाँ से ली है वाइस प्रेसिडेंट की वो पता चल गया। एवरीथिंग इज फाइन आई गेस। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो इफ थिंग्स आर फाइन, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना। आते हैं आगे टूवर्ड्स दी। आपने देखा होगा इंडिया बहुत कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, और मिलिट्री एक्सरसाइज आजकल हर एक कंट्री आपस में करती है, तो बेसिकली दे यूज्ड टू कम टुगेदर, दे यूज्ड टू शेयर द स्ट्रैटेजी, राइट? तो अभी एक
मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है 2025। तो इंडिया ने अपने 65 मेंबर्स को भेजा है जैपिड 2025 एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी रिसेंटली 10 से ही शुरू हुई है। तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है रशिया। तो रशिया अलोंग विद, ये बेसिकली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है अलोंग विद अदर कंट्री, जैसे इंडिया ने भी पार्ट किया है। ठीक है, तो ये है जब आर्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंडिया की एक तरीके से डिफेंस को अच्छा करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, यू डोंट नीड टू रीड द नंबर्स कितने लोगों को भेजा है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जापान मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय रशिया। ठीक है, हम और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्सरसाइज है वरुण शक्ति, राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्सरसाइज है नोमैटिक एलिफेंट, नोमैटिक एलिफेंट। ये सब इंडिया करता है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के साथ करता है। युद्ध अभ्यास इंडिया करता है विद यूएस। तो इंडिया नहीं लिख रहा, मैं बस वो कंट्री लिख रहा हूँ जिसके साथ इंडिया करता है। युद्ध अभ्यास इज विद यूएसए। वरुण शक्ति इंडिया करता है फ्रांस के साथ, किसके साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया एक्सरसाइज करता है मंगोलिया के साथ, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर, तो एक के साथ मैंने जापान तो बताया, प्लस मैंने तीन और बता दी, है ना। तो ये चारों याद रख लेना, बहुत है। 7-8 मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, आपने एक बार उनके नाम याद रखिए, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाना है एग्जाम, क्योंकि इसमें से ही कुछ पूछा जाएगा, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। सर, कंट्रीज को बेनिफिट ही होता है, हमारे रीजनल टाइप्स बनते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, हर जो मिलिट्री वॉरफेयर में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको हर एक लोकेशन, हर एक टेरेन की नॉलेज हो। तो इस तरह की जब एक्सरसाइजेज होती हैं, सपोज करो इंडिया का कंटिजेंट रशिया गया है, तो रशिया के टेरेन के बारे में नॉलेज हो जाएगी, है ना, वो कैसे टेक्टिक्स यूज करते हैं उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपस में एक तो कंट्री के नो रिलेशंस को इम्प्रूव करती हैं, प्लस जो फोर्सेज होती हैं, दे यूज टू नीड लर्न न्यू स्किल्स, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होती है कि ठीक है भाई, एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशन है, तो हम कॉमन थ्रेड्स को काउंटर करें। तो ये सारा फायदा होता है। ठीक है, तो अच्छी चीज है, मतलब दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज सच मिलिट्री एक्सरसाइज दे गिव अ काइंड ऑफ अ बूस्ट आल्सो इन अ डिप्लोमेटिक रिलेशन। डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छा भी करते हैं इस तरह की एक्सरसाइज। तो इंडिया जनरली आप देखोगे, ऑलमोस्ट जो छोटे छोटे बड़े बड़े देश, ठीक है, यूएस टाइप कंट्रीज और जो स्मॉल कंट्रीज हैं, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, हम इन लोगों के साथ भी मिलिट्री टाइप्स करते हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो जापार्ड आपको याद रखना, ये रशिया कराता है, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट। अब आप देख रहे हो मल्टीनेशनल है, बहुत सारी कंट्रीज के लोग आएंगे कॉमन ग्राउंड पे, दे विल एक्सचेंज द टेक्नोलॉजी। तो दिस इज अ गुड थिंग। चलते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर। आप मुझे बताओ कहाँ तक सबको, बेटा आप स्किल्स तो शेयर करोगे ना, अगर एवरी टाइम रशिया में भी होगा तो आप वॉरफेयर टेक्टिक्स सीखोगे, है ना। दे आर डिफरेंट वॉरफेयर टेक्टिक्स एवरी टाइम, ऑलराइट। जैसे मिलिट्री वॉरफेयर टेक्टिक्स अलग होती हैं, जैसे अगर रशिया की बात करें, रशिया से तो हम ऑलमोस्ट डिफेंस रिलेटेड, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एवर सिंस द ऑपरेशन सिंदूर हैज कंडक्टेड, तब से आप देखो कि इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसकी ट्रेनिंग बढ़ गई है। So we are, now sending our soldiers to learn drone technology. हम उन्हें ड्रोन कैसे, वी यूज ड्रोन इन अ वॉरफेयर, वो बढ़ गया है। पहले था, पर पहले बहुत लिमिटेड लेवल पे था। अब आप देखोगे इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ बीएसएफ को भी हमने अभी रिसेंटली, ड्रोन उसमें यूज करना शुरू कर दिया, ज्यादा मतलब लेवल बढ़ा दिया है। तो सच थिंग्स वी यूज टू लर्न, बिकॉज एवरीवेयर,
द टेक्निक्स आर डिफरेंट। तो इस तरह से कॉम्पोजिट वे में यूज टू मूव फॉरवर्ड। जैसे एजुकेशन में नहीं होता, मिलिट्री इसमें मेडिसिन में नहीं होता। जैसे मेडिसिन में हुआ कि अच्छा यहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो, एक तो आपने कोविड वैक्सीन बनाई, है ना। जैसे जब कोविड वैक्सीन बनी तो इंडिया ने बनाया, रशिया ने बनाया, अदर कंट्रीज ने बनाया। तो बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज करके, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके, लर्न करके एक नया यू नो वेरिएंट क्रिएट कर लेते हैं। तो दिस दिस ऑल दीज थिंग्स हेल्प। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंट्री को एक इंडिया के स्टैंड्स के बारे में बहुत अच्छा बात करती है कि हाँ यार, वी आर एवरीवेयर। तो दिस इज वेरी गुड। चलो आगे आते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब ये जो करंट अफेयर है कल्चर से रिलेटेड है। क्यों है कल्चर से रिलेटेड? बिकॉज अभी आपने देखा होगा 11 सितंबर गया, कल ही था 11 सितंबर। और 11 सितंबर 1896 को क्या हुआ था, 893 को, 11 सितंबर 1893 को एक फेमस स्पीच वर्ल्ड रिलीजियस समिट में, जो कि शिकागो यूएसए में हुई थी। किसने? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आया है। तो आपको ध्यान रखना है दैट एक वर्ल्ड पार्लियामेंट समिट हुई थी ऑल रिलीजन, जिसमें इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट करा था स्वामी विवेकानंद जी ने। और उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी स्पीच स्टार्ट करी थी विद सिस्टर्स एंड ब्रदर। ये आप देखोगे इट इज देयर ऑन यूट्यूब, वो यूट्यूब पे भी उसका एक वेरिएंट डाला हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखना है दैट ही वाज वन ऑफ द फिलोसफर्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इन सब की बात करी। इनफैक्ट 12 जनवरी को हम बनाते हैं नेशनल यूथ डे। क्या बनाते हैं? नेशनल यूथ डे। क्यों बनाते हैं? बिकॉज इनका बर्थडे होता है। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनके बारे में एक बात और याद रखनी है दैट 1897 में 1897 में इन्होंने एक मिशन को स्टार्ट किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन, जिसमें बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हार्मनी, इन सब की बातें करते थे, है ना। तो उसे प्रोपोगेट कराया था इन्होंने इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखना। और एक इनका बहुत फेमस कोट भी अगर आपने देखा हो, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल गोल इज अचीव, है ना। तो वो भी स्वामी विवेकानंद जी का कोट है दैट अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल गोल इज अचीव। ये हम सब लोगों के लिए अप्लाई करता है, तुम लोगों के लिए भी अप्लाई करता है। भाई अभी एग्जाम है, कुछ ड्रीम्स होंगे तुम्हारे, तो अगर मोटिवेशन लिया करो ऐसी पर्सनैलिटी, राइट। और ये बेसिक बातें भी आपको बतानी थी दैट वर्ल्ड पार्लियामेंट समिट कहाँ हुई थी। कैन यू प्लीज शो दिस? हाँ, बट लास्ट में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास, लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपको ये सारी स्लाइड रिवाइड करा दूंगा। मैं एक बार जो आपका मिस हो गया है, आई विल शो द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, अभी आप बस इतना ध्यान रखो। तो 11 सितंबर 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट समिट कहाँ पे हुई थी? शिकागो में। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट करा था? स्वामी विवेकानंद, राइट। तो मैंने बाकी आपको सारी बातें के बारे में बता। इनफैक्ट आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली मेट्रो का ना एक, ये राजीव चौक के पास एक मेट्रो स्टेशन किया, आर के आश्रम, है ना। तो आर के आश्रम भी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर है आर के आश्रम। तो रामकृष्ण मिशन, है ना, वो भी एसोसिएटेड है स्वामी विवेकानंद जी से। तो आप कभी वहां पे जाओगे, वहां पे उनकी फोटो भी लगी है। तो बेसिकली तो एक कल्चर पे भी न्यूज है, क्योंकि अभी ये इवेंट हुआ था, मतलब उसकी डेट पास हुई है, तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट। आई होप दिस पॉइंट इज फाइन। If it is fine, kindly write yes sir in the comment section so that I can move forward towards the next current affair. या next current affair पे मैं जंप करूँ। यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड। और दैट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने देखा है मार्स प्लैनेट पे बहुत सारी रिसर्च डिस्कवरी है ना। उसी डिस्कवरी में अभी नासा का परसिवरेंस रोवर आया है। तो
तो सबसे पहले आपको याद रखना है मार्स। मार्स के बारे में याद रखना है, इट इज अ ओनली रेड प्लैनेट। ठीक है, तो बात याद रखनी है। ठीक है, अगर अर्थ के अलावा किसी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है इन फ्यूचर, देन इट विल बी मार्स। ठीक है, तो मार्स के बारे में याद रखना। रेड प्लैनेट बोलते हैं क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी मार्स पे, राइट। इनफैक्ट 2013 में इंडिया का एक मिशन था, इसरो का एक मिशन था जिसका नाम था मंगलयान। तो मंगलयान मिशन भी कहाँ पे था? दैट इज ऑल्सो ऑन मार्स। तो जैसे इंडिया का मंगलयान मिशन था, इसी तरह से नासा का एक मिशन है परसीवरेंस रोवर। ठीक है, अभी जो परसीवरेंस रोवर है उसने क्लोज एविडेंस दी है मार्स मार्स पे। तो बेसिकली ये न्यूज में है बिकॉज इसने वहाँ का जो आउट सरफेस है उसकी स्टडी करी है, राइट। तो बेसिकली इट चेक आउट दी सैंपल्स कि क्या वहाँ पे लाइफ आगे पॉसिबल है। तो रिसर्च की काफी ज्यादा इंसाइट नासा के परसीवरेंस रोवर्स ने मार्स से रिलेटेड दी है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि परसीवरेंस रोवर किस प्लैनेट के लिए है, तो आंसर इज मार्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किस एजेंसी का है, इट इज ऑफ नासा, राइट। इंडिया का कौन कौन सी ईयर में था? तो इंडिया का 2013 में था, दैट वाज मंगलयान। इंडिया ने तो बहुत सिंपल सा नाम याद रखा था, मंगलयान, राइट। तो ये सारे पॉइंट आपको परसीवरेंस रोवर से रिलेटेड याद रखना, राइट। तो ये सारी बातें लिखो, फिर हम चलेंगे आगे। रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज आयरन ऑक्साइड वगैरह इस पे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना। इनफैक्ट इसकी दो सैटेलाइट्स हैं। जैसे मून क्या है? मून अर्थ की सैटेलाइट है। तो मार्स की जो, अगर मैं दो सैटेलाइट्स की बात करूं आपको, तो एक है फोबोस, ये दो सैटेलाइट्स है मार्स, और एक है डायमोस। दीज आर द टू सैटेलाइट ऑफ मार्स। एक इनफैक्ट यहाँ पे मार्स पे ना जगह भी है, निक्स ओलंपिया, वो उसकी हाईएस्ट पीक है, लेकिन इतना ज्यादा आई डोंट नो। लिख लो, चलो ये आ जाता है, निक्स ओलंपिया इट इज द हाईएस्ट पीक। अगर आपसे कोई पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ मार्स बता दो, तो एक पीक है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, राइट। वेरी बेसिकली बेटा, जो रोवर्स हैं उससे मेटल वगैरह वहां से स्टडी करें हैं, वो देखेंगे कि क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स वहां पे मिले हैं। तो बेसिकली वो तो अभी सैंपल लेके आए हैं, दे विल नाउ एंड दी कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में क्या रिपोर्ट आएगी, इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्यूचर। तो आगे पता चलेगा हमें। अभी के लिए इतना है दैट हाँ, उन्हें कुछ ट्रेसेस मिले हैं जहाँ से वो मार्स पे लाइफ देख सकते हैं कि क्या इज इट पॉसिबल और नॉट, राइट। इज इट फाइन? हाँ, वही वही बेसिकली फॉस्फोरस टाइप, जो बेसिकली मेटेलिक मिनरल्स हैं, वही सब उन्होंने आइडेंटिफाई करे। एक स्टर्डेट करके भी कोई एक मेटल होता है, वो भी मिला है, राइट। तो वो अभी देखेंगे क्या, दे विल सी इन द फ्यूचर। पर अभी के लिए इतना याद रखना। ठीक है, चलिए आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड? प्लीज से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यहाँ तक बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग एग्जाम ऑन मंडे? एग्जाम मंडे को किसका एग्जाम है? कोई नहीं, मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं करूंगा आपके ऊपर। चलो आगे करते हैं। बात ये होती है ना, अब इतना करते भी रहना है, अब सुन सुन के भी आपको याद आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं इंडेक्सेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। आपको पता है बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं। तो 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है अभी। ये इंडेक्स रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड, तो बेसिकली
इस इंडेक्स में चेक किया जाता है कि भाई लोगों का पीस पैरामीटर, मतलब वहाँ पे पीस कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, सोशल ट्रस्ट कैसा है, सिक्योरिटी कैसी है। तो इस बेसिस पे वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी कंट्री पीसफुल है, कौन सी कंट्री नहीं। तो इस इंडेक्स में लगातार 18th टाइम, लगातार 18th टाइम इन अ रो देयर इज कंट्री कॉल्ड एज आइसलैंड। आइसलैंड वो मोस्ट पीसफुल कंट्री बनी, जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट भी अच्छा है, गवर्नेंस भी अच्छा है, ठीक है, सिक्योरिटी भी। तो ये याद रखना, नंबर 1 इज आइसलैंड। और इंडिया की रैंक कितनी है? 115। तो इंडिया स्टूड एट 115। तो इंडिया रहा है 115 पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होता है ना इंडेक्स का, तो इंडेक्स के क्वेश्चन में आपको दो ही चीजें याद रखनी होती है। एक तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है वो याद रखना होता है, और आपको रखना होता है टॉप पर कौन सी कंट्री है। तो टॉप पर यू हैव आइसलैंड। जनरली आप देखोगे इस तरह के इंडेक्सेस में आपको आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज आपको जनरली वेस्टर्न यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही आपको यहाँ पर ऊपर दिखती हैं। तो याद करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इंडिया की रैंक आप देखते रहे ना, इंडिया की रैंक आई है 111, ठीक है। तो दिस पॉइंट यू हैव रिमेंबर। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जनरली मेंबर्स होते हैं ना, उन सबको ही कंसिडर करते हैं, राइट। तो जब भी इंडेक्स ये मेजर करते हैं जनरली कितनी कंट्रीज को ये रखते हैं, यूनाइटेड नेशंस वाले मेंबर, है ना। और वो डिपेंड भी करता है, कई बार 160 रखते हैं क्योंकि वो किसी किसी रीजन को एक साथ मान लेते हैं, राइट। पर जनरली यूनाइटेड नेशंस वाली कंट्रीज को ये कंसिडर करते हैं, जिसके बिहाफ पर ये रेटिंग निकाल। तो आपको बस इतना याद रखना है टॉप पर कौन सी है और इंडिया कहाँ पर है। इंडिया की पोजीशन हमेशा याद रखें, मेजर, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब कुछ नहीं आएगा, वही बेसिक पूछेंगे, या तो हाईएस्ट पूछेंगे या भाई इंडिया की रैंक पूछेंगे, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, आइसलैंड जो कि लगातार 18 टाइम नंबर बन रहा है, एंड यू हैव इंडिया जिसकी रैंक आई है 115 ग्लोबल पीस, राइट। So this point you have to remember. Now there is a very important news. And this news is related to South Korea. तो साउथ कोरिया ने डिसाइड करा है कि मार्च 2026 में वो क्या करने वाला है। मार्च 2026 में साउथ कोरिया के ने लेजिस्लेशन पास किया है कि बैन ऑन मोबाइल फोन इन क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज। तो इससे पहले आपने देखा होगा लास्ट लास्ट में मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज तक डिजिटल मोबाइल फोन्स को बैन करने की बात की थी, और अभी साउथ कोरिया ने बोला है। तो साउथ कोरिया ने अप्रूव कर दिया है लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ द मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस इन स्कूल क्लासरूम फ्रॉम मार्च 20, राइट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो आपके साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है सोशल मीडिया एडिक्शन। अभी आपने नेपाल में देखा क्या हुआ है ना, लोग बिल्डिंग बिल्डिंग जला के डांस कर रहे हैं बाहर वहाँ पे, राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम, you know there. So my point is such type of questions they ask in exam, तो ध्यान रखना है कौन सी कंट्री है जिसने बोला है अभी मार्च 2026 में बैन कर देगा। दिस इज साउथ कोरिया। तो ये फैक्चुअल करंट अफेयर है। अगर मैं साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करूं, इट इज सियोल। सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ। अगर मैं आपसे करेंसी की बात करूं तो वॉन, वॉन इज द करेंसी। तो कैपिटल और करेंसी ये तो बिल्कुल याद रखा करो, वॉन इज द करेंसी, राइट। तो सच क्वेश्चन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखो कि बाय डिफॉल्ट आपको पता होनी चाहिए, जैसे कंट्रीज कैपिटल करेंसी, ये तो बाय डिफॉल्ट पढ़ते रहा करो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स की नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर अगेन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी अगेन 1 सितंबर को एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उमरोई मेघालय में, ठीक है। क्या है? इट इज मैत्री 14, यानी कि 14, यानी कि इट इज अ 14th एडिशन। तो 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री। So this exercise used to be conducted between India and Thailand. इंडिया और थाईलैंड के साथ मिलके हम मैत्री एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो अगेन दिस द मिलिट्री एक्सरसाइज। काम वही होगा टू सी कोऑपरेशन, इंटर ऑपरेशनलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस बढ़ाओ। तो आप देख सकते हो
इंडिया का ऑल्दो म्यांमार थाईलैंड के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं होता, लेकिन आप देखोगे इंडिया के बाद यू हैव म्यांमार एंड हेयर इट इज म्यांमार एंड देन हेयर इट इज थाईलैंड। तो ये थाईलैंड है। अगर लेकिन आप वाटर के पास से देखो, यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार से बहुत पास है थाईलैंड, राइट, अंडमान सी से बहुत पास है। अगर मैं बात करूं थाईलैंड के कैपिटल की, इट इज बैंकॉक। तो बैंकॉक क्या है, कैपिटल ऑफ थाईलैंड। अगर मैं बात करूं करेंसी, करेंसी तो इट इज बात, तो बात इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आपको। और अभी कौन सी एक्सरसाइज हुई है, मैत्री का 14th एडिशन, कहाँ पे हुआ है, इंडिया के मेघालय। ठीक है, तो आज मैंने आपको 2 मिलिट्री एक्सरसाइज बताई। ठीक है, हालांकि बताई तो ज्यादा है लेकिन दो तो मैंने डिस्प्ले करी है। एक करी है जापार्ड, जो कि रशिया में हुई है, जिसमें इंडिया ने अपनी फोर्सेस को भेजा है। और एक मैंने आपको बताई मैत्री फोर्स। ठीक है, इस तरह से आप 5-6 क्लास करोगे, मैं 5-6 बता दूंगा और आपको बिना कुछ एफर्ट लगाए चीजें याद। ठीक है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप क्लास में आते हो बिना प्रेशर के आया करो। और अगर आप 40 मिनट्स की दे रहे हो, है ना, तो 40 मिनट्स की आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से दिया करो, ताकि आपको क्लास में ही चीजें याद हो, है ना। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, सुन के भी ना चीजें याद आ जाती, राइट। तो जब भी आपको, दिस इज नॉट फॉर जीके, दिस इज फॉर एवरी क्लास। इफ यू आर गिविंग विद 10 मिनट्स ऑल्सो ना, मेक श्योर दैट यू गिव विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है, हम लोगों का एटीट्यूड ये बन चुका है, ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स का देखा है, ठीक है अभी पढ़ लेंगे फिर घर जाके हम पढ़ेंगे, है ना, या बाद में हम पढ़ेंगे। डोंट डू दैट, बी इन प्रेजेंट। इफ यू आर देयर, if you are presently there, make sure you should be in that attitude। यार अभी मैं बैठा हूँ, मैं इसे पूरा खत्म करके उठ रहा हूँ। अभी क्लास में हम बैठे हैं, मेक श्योर कि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप। ठीक है ना, ये आपकी गलती नहीं है, हमारे स्कूल में इसी तरह से होता है ना। आप लोग स्कूल में इसी तरह से करते हैं, ठीक है हाँ टीचर पढ़ा रहा है, हमें तो पढ़ना, तो घर पे ही है ट्यूशन में पढ़ना। तो हमारे अंदर वो एटीट्यूड आ गया है, बाद में चीजें कर, बाद में कर लोगे आप, आई एम नॉट सेइंग आप बाद में नहीं करोगे, बट वाई आर वेस्टिंग टाइम, राइट। अभी कोशिश करो, जैसे आज अभी क्लास होती है, कोशिश करो नेक्स्ट डे जितने इस क्लास के नोट्स बनते हैं आप एक बार रिवाइज कर लो। मार्क माय वर्ड्स, आपको 50% तभी याद हो जाए। लेकिन अगर आप अभी क्लास करोगे, नेक्स्ट क्लास तक ऐसे ही बैठे रहोगे, रिवाइज करो, तो आपको याद नहीं, राइट। दिस पॉइंट इज फाइन। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो, सो दैट आई कैन, राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? वेल, इंडो पैसिफिक टाइज का मतलब होता है बेटा, इंडो पैसिफिक नेशंस, जैसे जो भी कंट्री इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन ओशन के आसपास आती है उन्हें बोलते हैं हम इंडो पैसिफिक कंट्री। तो अगर आप आपस में मिलिट्री टाई कर रहे हो उसी रीजन में हो, तो उसे बोल देंगे इंडो पैसिफिक टाई। जैसे आप देखोगे जब इंडिया यूएस के साथ कोई एक्सरसाइज करता है तो उसे उसे भी इंडो पैसिफिक बोल देते हैं, है ना। तो इस तरह से रीजन के बेसिस पे हो, राइट। जैसे इंडो पैसिफिक होता है, जैसे इंडो वो होता है, अटलांटिक ट्रीटीज होती हैं, तो जो अटलांटिक ओशन के आसपास की कंट्री होती है ना। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। आ जाओ आप। अब जरा बात करते हैं पर्सन ऑफ द वीक। तो पर्सन ऑफ द वीक विदाउट एनी डाउट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15 सीपी है हमारे, सीपी राधाकृष्णा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पर्सन ऑफ द वीक बने हैं इस बार। हाँ हाँ बेटा आएगी, अकबर, राइट। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं पहले इनकी पास्ट प्रोफाइल, तो ये एक्स गवर्नर भी रहे हैं। ही वॉज द एक्स गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र,
ठीक है, महाराष्ट्र के एक्स गवर्नर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये भी, इसके अलावा इससे पहले झारखंड के भी रहे थे। और अब ये क्या बन गए हैं, अब ये बन गए हैं वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो विदाउट एनी डाउट सबसे ज्यादा न्यूज में यही थे सबसे। तो 12 सितंबर को ही गेट द चार्ज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है, हेरारकी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो हेरारकी वाइज सेकंड सिटीजन ऑफ द कंट्री होता है। तो ही इज आर पर्सन ऑफ द, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा जल्दी से एमसीक्यू राउंड करते हैं। राइट, बेसिक बातें याद रखना वाइस प्रेसिडेंट से, क्योंकि 99% चांस है इस बार वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। वाइस प्रेसिडेंट जैसे मैंने बताया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है। राइट, ये भी याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका टर्म 5 इयर्स का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ वाइस प्रेसिडेंट बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, he or she should be citizen of India। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज होती है, वो होती है 35 इयर्स। जो तीसरा इंपॉर्टेंट बात होती है वाइस प्रेसिडेंट की, he or she should be eligible to be a member of राज्यसभा। मतलब उसकी इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके, तो वही पर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। तो यू शुड नो द एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिटीजन तो बेटा किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में या तो आप बाय बर्थ सिटीजन हो, या एक तरीका होता है ना नेचुरलाइजेशन, उससे आप सिटीजन हो, है ना। तो जो भी सिटीजन होगा वही एलिजिबल है वाइस प्रेसिडेंट बनने। दिस इज अ रूल। ठीक है, चलें आगे। तो मैंने आपको बता दिया एक्स, ये गवर्नर भी रहे हैं महाराष्ट्र के, तो ये महाराष्ट्र के भी रहे थे, और महाराष्ट्र से पहले झारखंड के भी। तो काफी रिनोल्ड पर्सनैलिटी है, 2 स्टेट्स के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। राइट, और अब ये वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखना। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, पोस्ट ऑफ वीपी जो है, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट ऑफ वीपी हैज बीन कॉपीड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो, अगर आपसे पूछते हैं वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसकी नेचर क्या होती है, तो अगर मैं नेचर ऑफ इलेक्शन की बात करूं, तो नेचर ऑफ इलेक्शन होती है आपकी इनडायरेक्ट। यहाँ पे पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो जहां भी पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होता, दैट टाइप ऑफ इलेक्शन आर कॉल्ड इनडायरेक्ट। मैंने आपको इतना वाइस प्रेसिडेंट आज बता दिया, मुझे नहीं लगता अब इससे बाहर आ, मतलब ये क्वेश्चन आप गलत कर। इज इट फाइन? काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चल आगे चले। नाउ quickly see the MCQ round। वेरी, नाउ quickly see the MCQ। चिंता मत करो, मैं पहले ही बोल दूंगा। अब जल्दी से 5 MCQ करते हैं, देन वी वाइंड अप द सेशन, फिर मैं आपके डाउट।
हेल फायर मिसाइल डेवलप बाय विच कंट्री? अभी एक रिसेंटली कंट्री है जिसने हेल फायर मिसाइल डेवलप, राइट, हेल फायर। तो अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया ने तो एक मिसाइल डेवलप करी है, दैट इज ब्रह्मोस। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो एक ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये अभी न्यूज में भी थी, ये डेवलप करी है रशिया और इंडिया ने मिलकर। रशिया एंड इंडिया, तो रशिया और इंडिया ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल आपकी डेवलप। अगर मैं बात करूं हेल फायर, तो ये रिसेंटली डेवलप करी है यूनाइटेड, ठीक है, तो याद रखना हेल फायर मिसाइल रिसेंटली डेवलप बाय यूनाइटेड स्टेट्स। क्या चाइना भी न्यूज में था? बिल्कुल न्यूज में था। चाइना ने अभी रिसेंटली होस्ट किया है, उसने रिसेंटली होस्ट किया है 2025 एससीओ समिट। अभी आप देख रहे होगे, एससीओ समिट किसने होस्ट करी थी? चाइना। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज, राइट। तो ये आपको याद रखना है एससीओ के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, हेल्फायर मिसाइल के बारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ। हाँ, बिल हाँ। तो अब इसके नया वेरिएंट हमने रिलीज करा है ब्रह्मोस का। एक्चुअली क्या था, पहले हमने रशिया से लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया और रशिया मिलकर इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। यही लखनऊ में हमने ब्रह्मोस को का एक एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डेवलप किया, तो उसके हम वेरिएंट को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो आ जाता है एग्जाम में हेल फायर। अभी मैंने आपको बता दिया, इट इज यूएसए। यूएसए के बारे में एक बार याद रखना, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जस्ट रिवाइजिंग दैट पार्ट, कि यूएसए ने गोल्डन डोम की बात भी करी है। जैसे इसराइल का आयरन डोम है ना, ऐसी यूएसए ने बोला है तो गोल्डन डोम डेवलप करना है। तो गोल्डन डोम क्या होगा, एक बेसिकली शील्ड है जो कि आपकी डिफेंस शील्ड है, राइट, जो कि आपको फॉरेन अटैक से बचाती है कंट्री को। तो उसने बोला है 2029 में हम गोल्डन डोम बना देंगे, यूएस ने बोला है। ऐसे इसराइल का एक आयरन डोम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सारे पॉइंट्स एक ही उससे रिलेटेड है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। यस सर, नो सर, नो सर, यस सर करो। दिस पॉइंट इज फाइन। और चलिए आगे। इज इट फाइन? प्लीज से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट फोर मोर क्वेश्चन। दिस वन इज फाइन, बोलो बेटा एक बार। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीयूनियन आइलैंड, अभी न्यूज में है रीयूनियन आइलैंड। तो क्वेश्चन है, रीयूनियन आइलैंड दैट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ टेरिटरी ऑफ व्हाट, व्हिच कंट्री? तो अगर आप रीयूनियन आइलैंड देखोगे ना, रीयूनियन आइलैंड इज इन इंडियन ओशन। कहाँ पे है इसकी लोकेशन? इट इज इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन रीजन में। सेकंड बात आपको याद रखनी है इंडियन यूनियन आइलैंड की, अगर मैं कॉन्टिनेंट वाइज बात करूँ, कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। अगर मैं बात करूँ ये किस कंट्री का पार्ट है, तो इट इज पार्ट ऑफ फ्रांस। यूनियन आइलैंड इज पार्ट ऑफ फ्रांस, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का पार्ट है यूनियन आइलैंड अभी में, लेकिन आता कहाँ पर है? इंडियन ओशन में, ठीक है। कौन सी कॉन्टिनेंट का पार्ट है? अफ्रीका का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। अभी आपने देखा होगा एक आइलैंड और चल रहा है अफ्रीका का जो कि उसमें है, जिसका नाम था छगोस, छगोस आइलैंड, छगोस आइलैंड। ये छगोस आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके, पर ये आता है मॉरिशस के अंदर,
राइट। तो अभी डिसाइड हुआ है दैट यूके विल गिव टू मॉरिशस। तो ये छगोस आइलैंड ये भी आपका इंडियन ओशन में है, राइट। ये भी आपका अफ्रीका का पार्ट है। मॉरिशस इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, राइट। सेम रियूनियन आइलैंड है, क्योंकि पता है क्या हुआ है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने अपने कॉलोनीज अभी भी छोड़े नहीं है पूरी तरह से। तो अभी भी जैसे रियूनियन है तो पार्ट अफ्रीका, लेकिन रशिया ने फ्रांस ने उसे पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ना इंडिपेंडेंस की डिमांड होती रहती है। अभी आपने देखा होगा फ्रांस में प्रोटेस्ट भी हो रहा है करप्शन, तो तब भी रियूनियन आइलैंड से रिलेटेड बात आई थी कि भाई उसे वापस कर दो। तो ये इसलिए न्यूज में था। तो मैंने आपको छगोस बता दिया। छगोस आपको याद होगा, मैंने एक दो क्लास पहले आपको बताया था। अभी रिसेंटली मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हुए हैं। कल वो अयोध्या भी गए थे, है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या हुआ, उन्होंने डील क्या क्या करी है। ठीक है। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। चलिए आगे थोड़ा मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 3। न्यूज में इसी है जो फ्रांस में अभी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है ना, कि वापस कर दो आप, आई यू ऑक्युपाइंग दैट एरिया। तो इसीलिए न्यूज है, राइट। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ मिलेनियम प्लस पॉपुलेशन सिटी इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025? तो ये मैंने आपको अभी बता दिया था। टॉप किसने कराया, जो कि सबसे क्लीन सिटी। आप क्लीन सिटी इन टर्म्स ऑफ एयर लिख सकते हो आप, है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, दैट इज, है ना। अगर आपसे सिंपल पूछता है स्वच्छ, अगर सिंपल स्वच्छ सर्वेक्षण पूछता है तब भी इंदौर ही होता है ना। तो ये याद है। इंदौर से रिलेटेड एक बात और याद है ना, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये भी अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है इंदौर। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी इंदौर में लगाया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण वायु में भी इंदौर ने टॉप किया है, और ये क्लीनेस्ट सिटी भी है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द पॉइंट्स आर फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बिकम फिफ्थ स्टेट और यूटी टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी? तो अभी आप देख रहे होगे, देखोगे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राइट, लद्दाख हो गया, गोवा हो गया, इन सब ने यू नो फुली अचीव कर लिया फंक्शनल लिटरेसी। लेकिन ये पूछा है फिफ्थ कौन सा बना है रिसेंट। तो रिसेंटली जो फिफ्थ स्टेट बना है वो बना है हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश ने भी अभी फुल अचीव कर लिया फंक्शनल लिटरेसी, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसकी कैपिटल कौन सी, इसकी कैपिटल है शिमला। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हिमाचल प्रदेश कौन से ईयर में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, स्टैब्लिश इन द ईयर, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1971, राइट। तो ये सारी बातें आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी है। मैंने बचे हुए स्टेट भी बता दी क्योंकि ये फिफ्थ है ना। इससे पहले त्रिपुरा था, मिजोरम था, लद्दाख है, गोवा है, और अब आपका हिमाचल प्रदेश। तो टोटल 5 स्टेट्स हो गए इंडिया के जिन्होंने फंक्शनल लिटरेसी, तो मैं पता है फंक्शनल लिटरेसी में डिजिटल लिटरेसी भी चेक हो रही है ना। क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल लिटरेट होना भी बहुत जरूरी है। तो फंक्शनल लिटरेसी में दे आर चेकिंग दी डिजिटल लिटरेसी ऑल्सो, वेरी गुड थिंग। तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है याद। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं है तो मैं हम आगे चलते
नहीं नहीं नहीं, अभी उसमें इसमें केरला नहीं है, राइट। 100% किसी की नहीं है। ये फंक्शनल लिटरेसी की बात है, राइट। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। वो जो आप कह रहे हो ना केरला, वो सेंसस के अकॉर्डिंग होता है, एनीबडी हु कैन रीड और राइट, है ना। वो भी 100% नहीं है, राइट। उसमें भी 93 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अब जो नया सेंसस आ रहा है उसमें पता चलता है कितनी बढ़ जाएगी। तो अभी 27 में वी आर हैविंग न्यू सेंसस, तो उसमें पता चलेगा अब कितनी होगी, राइट। चलो आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बोलता है इनोवेशन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस, आईडेक्स इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ। तो इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सेलेंस क्या करता है, ये बेसिकली डिफेंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है। इसका काम है डिफेंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, राइट। इंडिया अपने लेवल पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, नाम से पता चल रहा है डिफेंस का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। जैसे अभी आप देखोगे इंडिया में मिग प्लेन जो है, मिग फाइटर प्लेन जो है, उन्हें क्या कर रहे हैं हम, उन्हें हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो 26 सितंबर से हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं मिग प्लेन। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम नया जो तेजस है, तेजस प्लेन्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये क्या है, ये इंडिया के खुद के बनाए हुए प्लेन, राइट। तो इनोवेशन करो डिफेंस में, क्योंकि इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द लीडिंग डिफेंस इंपोर्टर। तो हम जितना ज्यादा डिफेंस का खुद का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना हमें फायदा होगा, राइट। तो ये थी बेसिक क्लास। नाउ आई विल नॉट टीच एनीथिंग न्यू। इफ यू हैव एनी डाउट, नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 minutes आई विल टेक योर डाउट। Those who don't have doubt, they can happily leave the class. Those who have doubt, they will stay back and they will ask their doubts. तो मैं एक बार flip कर देता हूँ pages. I will ask your doubt. I take care of your doubt. तो जो ग्रुप पर रोज पीडीएफ आ रही है करंट अफेयर्स की नोट्स की जरूरत है, नहीं नहीं उसके नोट्स की जरूरत नहीं, आप उसे पढ़ते रहो। आप देखोगे जो ग्रुप में करंट अफेयर की वो आती है पीडीएफ, उसमें ये कोशिश की जाती है कि आपके अंदर रीडिंग हैबिट बने, है ना। तो उसमें जो करंट अफेयर दिए जाते हैं वो एक काइंड ऑफ पैसेज फॉर्मेट में दिए जाते हैं। तो वो आप बस पढ़ते रहो, इट इज जस्ट टू गिव यू द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कोई ऐसे नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत होगी आई विल लेट, है ना। जस्ट कीप रीडिंग, वो क्लास में ऑटोमेटिकली कवर हो। एनीथिंग एल्स? दोज हु आर नॉट इन द टेलीग्राम ग्रुप, आस्क योर एकेडमिक एडवाइजर, दे विल शेयर यू द टेलीग्राम लिंक एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे हम, मतलब मैं ये सब शेयर करता रहता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से ये आपको नोट मेकिंग में भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन बाय यूरोपियन नेशन समझा दो। एक्चुअली क्या है, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ टसल, है ना। जैसे बहुत सी कंट्रीज दे स्टिल नॉट एक्सेप्ट स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन। लेकिन अभी आप देखोगे जिस तरह से इसराइल पैलेस्टीन हो रहा है, तो मैनी यूरोपियन नेशंस दे हैव सेड दैट पैलेस्टीन हैज अ स्टेटहुड, वी शुड रिस्पेक्ट द स्टेटहुड। तो अभी इनफैक्ट जो आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले इसराइल ने दोहा में हमास के अगेंस्ट अटैक कर दिया, तो उसको भी उन्होंने बोला दैट दिस इज अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली उन्होंने पैलेस्टीन स्टेटहुड की रिकॉग्नाइजेशन की बात की, ताकि भाई ये है कि लोगों को सिक्योरिटी मिल जाए, है ना। दिस वाज द सर। व्हाट अबाउट न्यूज़पेपर? यस, यू कैन डेफिनेटली रीड सम गुड न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको ज्यादा मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि रीडिंग अच्छी हो जाएगी, रीडिंग अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छे हो जाएंगे, तो आपको VLR, है ना, क्रिटिकल रीजनिंग, सब में हेल्प मिलेगा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सिर्फ जीके हेल्प नहीं करता, न्यूज़पेपर आपको होलिस्टिक हेल्प करेगा,
तो न्यूज़पेपर बिल्कुल पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड हैव अ गुड कॉम्प्रिहेंशन कमांड, राइट? तो इस तरह से करो, करा करो, राइट? I don't have a link right now. You ask your academic advisor, they will share the link, right? Sir, what is the criteria of an eligible member of, what is the criteria, criteria an eligible member of the Rajya Sabha? तेजस, ये आप किसके कंटेक्स्ट में पूछते हो? राज्यसभा के मेंबर बनने का क्राइटेरिया? राज्यसभा के मेंबर बनने का क्राइटेरिया होता है मिनिमम 830 होना चाहिए, है ना? जिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी में होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है, वहां पे उसका उसमें नाम होना चाहिए। ये पूछ लो आप, या आप पूछ लो प्रेसिडेंट की कंटेक्स्ट, जो मैंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में बताया। हाँ, हाँ, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम आपको बेसिक एज 30 ईयर्स की, राइट? हाँ, ठीक है। जैसे लोकसभा का बनने के लिए आपको 25 ईयर्स, यहाँ पे आपको 30 ईयर्स, राइट? कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर बेटा, आप इस तरह से मत पढ़ो कि मुझे करंट अफेयर पूरे करने हैं, जस्ट रीड करो, है ना? वो आपको ओवरऑल डेवलप करेगा। एक मैं अभी क्लास भी लूंगा, व्हाट नॉट टू रीड ऑन न्यूज़पेपर, वो मैं समझाऊंगा आपको। अभी के लिए मैं बोलूंगा आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करो, है ना? करंट अफेयर उसका बाय डिफॉल्ट है, जब पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा करंट अफेयर। पर अभी आप न्यूज़पेपर एज ए रीडिंग पार्ट की तरह पढ़ो, है ना? इट्स नाइस अनंत, डोंट वरी, है ना? अभी के लिए मैं इतना ही बोलूंगा ना, जस्ट वर्क ऑन योर बेसिक। जो भी अभी अपनी प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की है, जो अभी एक क्लास दो क्लास है, मैं आपको भी बोलूंगा डोंट थिंक टू मच, जस्ट वर्क ऑन योर बेसिक पार्ट। जो चल रहा है उसे स्ट्रॉन्ग करते रहो, अपने आप 100% 200% आइए, है ना? अभी आपका एम ये होना चाहिए कि जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है, जितना मुझे प्रैक्टिस कराई जा रही है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वो मेरा ठीक होना चाहिए। चाहे कोई भी टॉपिक हो, बी एल आर, के कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है? योर योर वर्क टूवर्ड्स एक्सेलेंस। भाई ये अगर मैंने टॉपिक करा है, तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं करूँगा। चाहे आप टॉपिक कम करो, पर आप टॉपिक इस तरह से करो कि वो मेरे गलत है ना? और उसका सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू हैव टू बी यू नो एक्स्ट्रा इन इट। कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लेट से 60 सेकंड्स लग रहे हैं, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप उसे 60 सेकंड से 40 सेकंड्स पे ले जाओ। ये प्रैक्टिस आपको कराएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो अभी बस इतना ही याद रखो कि मुझे क्लास टू क्लास अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सिंसियरली मॉक्स देने हैं, ठीक है? तो वर्क ऑन दीज, राइट? चलो, so I guess this is all from my side. चलो, any doubt, anything? No doubt? All right. Thank you so much. Good luck and have a nice day. Now you can prepare for your half.